ये बात है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की, जहां पंकज अपनी पत्नी शांति के साथ एक फ्लैट में रहा करता था। उसके माँ बाप, छोटा भाई और भाई की पत्नी गांव में रहा करते थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आज से सब बदलने वाला था। शांति, जरा एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी बना देती हूँ। उसके बाद ना आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है, पहले वही बता दो। नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करो, चाय लेकर आती हूँ फिर बताती हूँ। अरे यार, तुम्हें ना मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है। ऐसा ही समझ लो। शांति फटाफट किचन में गई और पंकज के लिए चाय बनाकर लाई। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। थैंक यू सो मच। लेकिन अब जल्दी से बताओ क्या खुशखबरी है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। कहीं तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो? अरे क्या आप भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो बस इतनी सी है कि आपके माँ बाबूजी गांव से यहाँ आ रहे हैं। आज सुबह उनका फोन आया था। क्या सच में? हाँ, कल सुबह आएंगे। अरे तो तुमने उनके आने की तैयारी करी कि नहीं? दूसरा वाला कमरा साफ है कि नहीं, और बाकी सारी चीजें? अरे शांति, आप ज्यादा टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक है। मैंने आज सुबह ही सारे घर की सफाई करी थी और उसके बाद सब देख लिया है। घर में सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। पंकज और शांति एकदम चौकन्ने हो गए। पंकज भागकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मोहनलाल और रामकली खड़े थे। अरे बाबूजी, माँ आप लोग आ गए, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अरे बेटा, तुझे देखने को आंखें तरस गई थी, अब जाकर चैन मिला। नमस्ते बाबूजी, नमस्ते माँ जी, आइए पहले अंदर आइए। शांति ने दोनों के पैर छुए, फिर एक थाली में फूल, रोली और मिठाई लेकर आई। पूरे पारंपरिक अंदाज में आरती उतारी और दोनों को तिलक लगाया। ये सब इसलिए ताकि आपको लगे कि हम शहर आकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। बेटिया, तू तो जैसे लक्ष्मी है इस घर की, और तेरा पति भाग्यवान। सच कहूं शांति, आज दिल खुश हो गया। तुम दोनों ने जो स्वागत किया उससे मन तन तृप्त हो गया। अरे माँ बाबूजी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ? अरे बेटा, यहाँ तो सब कुछ एकदम फिल्मी है। ट्रेन से उतरते ही गाड़ी वाले ने पूछा सर कहाँ चलना है, और सीधे हमें तुम्हारे पते पर ले आया। एकदम राजा महाराजा वाली सवारी। पैसे थोड़े ज्यादा लिए है, वो बात अलग है। अरे वो जो ट्रेन थी ना, जो ऊपर पुल पर चल रही थी, मैं तो समझी कहीं गिर ना पड़े। माँ जी, वो मेट्रो ट्रेन है, यहाँ तो ऐसे ही चलता है सब। अब आप लोग आराम करिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल चाय लेकर आती हूँ। शांति मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। इधर पंकज अपने माँ पापा के पास बैठकर गपशप करने लगा। अरे बेटा, ये घर भी कमाल का है, एकदम डिब्बे जैसा, लेकिन भीतर राजा महाराजा का ठाठ। और देखो ना, इस दीवार पर लगे ये फोटो, एकदम हीरो हीरोइन जैसे लग रहे हैं ना दोनों। थोड़ी देर में शांति गर्मा गर्म चाय लेकर आई। लीजिए माँ बाबूजी, ये रही आपकी मसालेदार अदरक वाली चाय। मजा आ गया बेटा, पर अब तनिक नहाने का मन है। बिल्कुल, आप पहले जाइए, टॉवेल वगैरह सब बाथरूम में ही है। मोहनलाल जैसे ही बाथरूम में गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बाप रे, यहाँ तो सीधे टोटी से पानी गिर रहा है, और ऊपर छत से बरसात भी। अरे क्या चमत्कार है बब्बा। बाबूजी, वो शावर है, शहर में वैसे ही नहाते हैं। हमारे यहाँ तो कुएं से बाल्टी भर भर के लाते हैं, और यहाँ ये तो जैसे देवताओं का स्नान घर है। बारी अब रामकली की थी। वो जैसी किचन में गई तो उसकी साज सज्जा देखकर ठिठक गई। है भगवान, ये का रसोई है? चमचमाता गैस चूल्हा, बटन दबाते ही आग जल उठे, और ये डिब्बे जैसे गहनों की पेटी हो। माँ जी, ये सब आपकी सेवा में है। अब आप रोज मेरे साथ मिलकर खाना बनाएंगी। अच्छा, लेकिन बेटा तनिक दूध मिल जाता तो बढ़िया लगता, थकान उतर जाएगी। शांति ने फ्रिज खोला, लेकिन दूध खत्म था। पंकज तुरंत बाहर भागा और 2 पैकेट दूध के लेकर आया। उसने जैसे ही पैकेट खोले और ग्लास में दूध डाला, रामकली और मोहनलाल के चेहरे पर हैरानी छा गई। अरे बाप रे, दूध भी पन्नी में आवत है का?
अब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध पिया उनका मुंह बिगड़ गया। हाय राम, ये तो पानी जैसा है, कोई मिठास ही ना है, कोई गाढ़ापन ना है। सही कह रही हो, पर अरे ठीक है, अब गांव जाकर ही असली दूध पियेंगे। यहाँ की गौआ ना शायद बीमार होंगी। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद पंकज तो ऑफिस चला गया और शांति घर के काम में लग गई। इधर मोहनलाल एक कुर्सी पर बैठे थे और रामकली पास के सोफे पर। तभी अचानक पसीना पसीना होने लगा। न पंखा चल रहा था न एसी। अरे रामकली, क्या बात हुई? इतना बड़ा घर और हवा का नामो निशान नहीं। हाँ जी, लगता है यह हवा भी ना पैसे देकर आती है। तभी शांति अंदर आती है और दोनों को देखकर चौंक जाती है। अरे माँ जी, बाबूजी, आपने पंखा या एसी क्यों नहीं चलाया? पूरा घर भट्टी बन गया है। बेटा, हमें तो लगा यहाँ सारी चीजें खुद ब खुद चलती होंगी। नहीं बाबूजी, रुकिए मैं चालू करती हूँ। शांति ने झटपट एसी चालू किया। ठंडी हवा का झोंका आते ही मोहनलाल की आंखें फैल गई। अरे वाह, यहाँ बिजली हर वक्त आती रहती है का? हमारे गांव में तो जब मन करे तभी आती है। हाँ बाबूजी, यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं, बस कभी कभी ट्रांसफार्मर का मूड खराब होते चली जाती है। अरे बाप रे, इस शहर तो सच में चमत्कारी है। हवा भी मशीन से आती है और बिजली कभी जाती ही नहीं। शाम होते होते सभी ने खाना खा लिया और सोने की तैयारी करने लगे। बेटा पंकज जी, पलंग बड़ा अजीब है, बहुत सख्त है। इस पर ना हड्डियां भी दुख रही हैं। हाँ, हमरे खाट होती तो अभी तक हम घोड़े बेच के सो चुके होते। अरे माँ बाबूजी, खटिया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फोल्डिंग वाली चारपाई है, वो लगा देता हूँ। पंकज ने झटपट फोल्डिंग चारपाई निकाली और बिछा दी। दोनों उस पर लेट तो गए, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ये भी कोई लेटने की चीज है का? न कमानी है न बंद। खटिया तो खटिया होती है भाई। कोई बात नहीं रामकली, कुछ दिन की बात है, फिर गांव जाकर चैन से खाट पर ही सोएंगे। रात में जब वो सोने की कोशिश करने लगे तो बाहर का शोर उनकी नींद का दुश्मन बन गया। तो ये कैसी जगह है? यहाँ गाड़ियां रात में भी सोती नहीं है का? हमारे गांव में तो रात होते ही सन्नाटा घिर आता है। यहाँ तो जैसे मेला लगा हो। किसी तरह वो रात गुजारती हैं और सुबह होते ही पंकज हॉल में आता है। माँ बाबूजी, कैसी रही रात? क्या बता बेटा, नींद तो आई नहीं। ये शहर तो शोर गुल का राजा है। हाँ, हमारे गांव में तो झिंगुर की आवाज तक सुनाई देती है। खैर कोई बात नहीं, गांव जाकर सुकून से सो लेंगे। हाँ माँ जी, यहाँ थोड़ा शोर तो रहता ही है, पर हमें तो अब आदत हो गई है। चलिए मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। शांति नाश्ता ले आई। टोस्ट, बटर, कॉर्नफ्लेक्स और संतरे का जूस। बेटा ये क्या है? ये तो कागज जैसी रोटी है। और ये दाना मुर्गियों के लिए लाए हो का? माँ जी, बाबूजी, ये तो शहर का हेल्दी नाश्ता है। अच्छा, खा लेते हैं। बाकी असली नाश्ता तो गांव जाकर करेंगे। गांव जाकर करेंगे, गांव जाकर करेंगे, ये बात बार बार सुनकर पंकज और शांति थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे, मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नाश्ते के बाद मोहनलाल और रामकली बाहर ताजी हवा लेने निकले, लेकिन शहर की हवा ने उन्हें झटका दे दिया। अरे कैसी हवा है? धुआं ही धुआं है। ताजी हवा ढूंढने निकले थे और मिल गया धुआं का गुब्बार। दोनों आसपास के घरों में झांकते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं? किसी के पास 2 मिनट की फुर्सत ना है। हमारे गांव में तो सब मिलजुल कर रहते थे, यहाँ तो जैसे सबको अकेलापन प्यारा है। उदास होकर दोनों वापस घर आते हैं और शांति से कहते हैं, बेटा ये शहर तो बड़ा अजीब है। हवा भी गायब, लोग भी गायब। हाँ, शहर की जिंदगी जरा भागदौड़ भरी होती है बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, अब ये सब भी ना गांव जाकर ही करेंगे। अब दोपहर का समय हुआ। शांति ने बड़े प्रेम से खाने की थाली सजाई। गर्मा गर्म दाल, रोटी, मिक्स वेज, चावल और मिठाई में सूजी का हलवा। मगर जैसे ही रामकली ने पहला निवाला मुंह में डाला, चलो रामकली, छत पर चलते हैं। चांदनी रात में छत पर लेटना क्या सुख देता है। हाँ चलिए जी, और हवाओं की वो मीठी सरसराहट। चलो बहू। बाबूजी, हमारी अपनी छत तो नहीं है, ये फ्लैट है, लेकिन सबसे ऊपर वाली छत पर जा सकते हैं, वहीं चलिए। क्या अपनी छत नहीं?
अरे भाई, छत तो घर की आत्मा होती है, बिना छत के तो घर अधूरा लगता है। खैर, सब मिलकर सबसे ऊपर छत पर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर एक और झटका। चारों ओर फ्लड लाइट्स, हॉलोजन लैंप और झगमगाते टावर की लाइट्स में चांद ढंग से दिख ही नहीं रहा था, ना तारे दिख रहे थे। हे भगवान, ये कैसा शहर है! यहाँ तो आकाश भी झूठा लगता है। गांव में तो लगता है जैसे चांद तारे गोदी में आ जाए। चलिए रामकली, नीचे चलते हैं। अब तारे तो गांव जाकर ही देखेंगे, यहाँ तो रात भी रात जैसी ना है। अगली सुबह होती ही, रामकली, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्या? यहाँ जानवर भी नहीं दिखते, न कोई गाय, न भैंस, न बकरी। अरे गांव में तो सुबह उठते ही बकरियों की मेमियाहट, गांव की रंबाहट, पूरा संगीत बजता है। बाबूजी, अगर आप चाहे तो हम एक प्यारा सा कुत्ता पाल लेते हैं। आजकल हर किसी के घर में होता है। अरे बहू, कुत्ता कौन पालता है? हम तो गाय भैंस के लोग हैं, दूध भी मिलता है और प्यार भी। माँ, हमारी सोसाइटी में भैंस या बकरी पालने की अनुमति नहीं है, बहुत सख्त नियम है। अरे तो फिर क्या फायदा ऐसे घर का जहाँ 4 पैर वाला प्राणी भी ना पाला जा सके। चलो कोई नहीं, अब तो बकरी भी गांव जाकर ही देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। हर बार हर चीज पर बस एक ही जवाब, गांव जाकर करेंगे, गांव में ही सुख है, गांव ही जीवन है। शांति और पंकज दोनों अब परेशान होने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये शहर का वातावरण इन दोनों लोगों के लिए सही नहीं है। फिर एक दिन दोपहर को, सुनिए जी, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। यहाँ की हवा, खाना, पानी कुछ नहीं जम रहा। मैं तो कहता हूँ अब लौट चलते हैं। ये बात जब पंकज के कानों तक पहुंची तो वो तुरंत आया। अरे बाबूजी, माँ, थोड़ी आदत लगने दीजिए। शहर में थोड़ा समय लगता है। मैं तो सोच रहा था आपके लिए क्लब की मेंबरशिप करवा दूंगा। हमें क्लब शब नहीं चाहिए बेटा, हमें बस गांव की मिट्टी चाहिए, वही हमारी आत्मा बसती है। पर माँ जी, 2-4 दिन और रुक जाते, मैं आपके लिए दाल बाटी बना देती गांव वाली रेसिपी से। नहीं नहीं बहू, अब तो जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं वहीं लौटना होगा। यहाँ तो आत्मा घुट रही है। और इस तरह दोनों अपने झोले समेटे शहर को अलविदा कह गांव की ओर रवाना हो गए। लगभग 22 दिन शहर में गुजारने के बाद दोनों गांव पहुंचे। अरे ओ राम के लिए देख, यही है अपना प्यारा गांव। आए दया, मिट्टी की खुशबू देखो। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी पकड़नी चाही, दोनों ठिठक गए। अरे यहाँ तो एक भी टैक्सी ना है। हाय राम, हम तो भूल ही गए थे, ये शहर नहीं है, हमारा देसी गांव है। आखिर एक टांगा मिला और दोनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ता, वो तो धूल भरी हवाएं, कुएं जैसे गड्ढे। हाय रे किस्मत, मेरी तो कमर सीधी नहीं बची। ये रास्ता है कि मौत का जंजाल। ओ राम कली, मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा छा गया। लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी ने इस्तीफा दे दिया। जैसे तैसे घर पहुंचे, मनोज और मीरा बाहर निकले। अरे माँ जी, बाबूजी, आप तो पूरी तरह गांव वाले लग रहे। चेहरा तो धूल में पहचाना ही नहीं जा रहा। बाबूजी, ये क्या हाल बना लिया? बनाया नहीं, बस बन गया। उफ, मैं तो मर गई, जाने गांव को क्या हो गया है। माँ जी, गांव तो हमेशा ऐसा ही था, आप ही अब शहर की आदत से नाजुक हो गई हैं। हाँ राम कली, शायद अब हम वो नहीं रहे जो कभी थे। गांव तो वही है, हम बदल गए हैं। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो अगले ही पल छपाक, सीधा पांव गोबर में। भगवान, मेरी नई चप्पली तो गोबर में समा गई। अरे बाप रे बाप, भिगरी। अब तो लग रहा है गांव कोई गुस्सा निकाल रहा है। गंदे हो चुके दोनों तुरंत घर के अंदर भागे और बाथरूम में घुस गए। अरे पानी चलाओ जल्दी, छी छी, मुझे तो उपकाई आ रही है। नल का है, टोटी क्यों नहीं चल रही? बाबूजी, यहाँ नल नहीं चलता, कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। गांव में ये भूल गए क्या? हाय दया, अब तो नहाने से पहले मेहनत करनी पड़ेगी। कुएं से पानी भरकर नहाने के बाद दोनों जैसे तैसे बैठे तो मीरा खाना लेकर आई। लीजिए माँ जी, बाबूजी, गर्मा गर्म बैंगन का भरता और सरसों के तेल वाली पूरियां। पहला निवाला लेते ही दोनों के मुंह बिगड़ गए। ये खाना है या तेल का कुआं? पूड़ी से तेल टपक नहीं रहा, बह रहा है।
अरे मेरे तो होठ फिसल गए इस पूड़ी पर। मेरा बिटिया ये खाना नहीं तेल के न दिया। माँ जी बाबूजी, गांव में तो खाना ऐसे ही होता है, शहर की सलाद थोड़ी न मिलेगी यहाँ। रामकली, लगता है हम शहरी हो गए। पहले गोबर स्नान, फिर कुएं का स्नान, अब तेल का स्नान। गांव वापस आना आसान नहीं है जी। शाम ढल चुकी थी। गांव की सड़कों पर अंधेरा उतर आया था। घर के आंगन में सिर्फ चांदनी का उजाला था, लेकिन बिजली, उसका तो सुबह से अता पता नहीं था। अरे कितनी गर्मियां है राम, पंखा होता तो जान में जान आती। हाय दया, ये मच्छर है या ड्रैकुला का खानदान, खून चूस चूस कर भोज बना रहे हैं। शहर में तो एसी चलता था, आरामदायक गद्दा, मच्छर तो दूर दूर तक नहीं। और यहाँ राम 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 राम। हे भगवान, लगता है गांव वालों की चमड़ी लोहे की होती है, जो ये सब झेल जाते हैं। रात भर दोनों करवटें बदलते रहे। नींद तो जैसे रूठ गई थी और मच्छरों की पार्टी चालू थी। बस अब और नहीं, रामकली सामान मान, हम आज ही शहर वापस जा रहे हैं। हाँ, मेरी भी कमर जवाब दे चुकी है। यह गांव हमसे नहीं संभल रहा। बाबूजी, गांव की या शहर की कोई गलती ना है, दिक्कत आपको आपकी आदतों से है। हाँ माँ जी, आप लोग हर बात में शिकायत करते हो। आराम चाहिए तो आराम नहीं मिलेगा, संतोष चाहिए तो हर जगह मिलेगा। क्या मतलब? हम तो बस मतलब ये कि आप गांव में रहे तो वहाँ की शिकायत, शहर में रहे तो वहाँ की। दिक्कत बाहर नहीं है, अंदर है बाबूजी। तुम लोग सिखाओगे अब हमें जीने का तरीका? नहीं माँ जी, बस समझा रहे हैं कि जहाँ है वहाँ दिल से रहना सीख लो, वरना कहीं भी जाओ सुकून नहीं मिलेगा। गुस्से में आकर मोहनलाल और रामकली ने तुरंत निकलने का फैसला कर लिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे स्टेशन पहुंचे और फिर ट्रेन पकड़कर शहर लौट गए। लगता है गांव में फिर नहीं बनी आप दोनों की। कोई बात नहीं, आइए यहीं आराम कीजिए। ज्यादा हंसो मत, तुम्हारे यहाँ रहकर ही तो हमारी आदतें बिगड़ गई है। नहीं माँ, आदतें नहीं, बस एक आदत, शिकायत करने की आदत। गांव हो या शहर, दोनों में अच्छाई बुराई होती है, फर्क है तो सोच का। इस बार बात सीधी दिल में लगी। मोहनलाल और रामकली एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। उन्हें समझ में आ गया कि उनके लड़के सही कह रहे हैं। यही बात मनोज कह रहा था, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। हाँ, अब हम संतुष्ट रहेंगे, वादा। अब जब वो फिर से शहर में रहने लगे, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। अब उन्होंने एडजस्ट करना सीख लिया था। शादी यानी दुल्हन के लिए कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति। एक और जमकर बज रहे ढोल नगाड़े मन में खुशी की लहर उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर नए घर में नए लोगों के बीच में एडजस्ट करने का सोचकर भी बेचारी दुल्हन के पेट में गुड़ 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 होने लगती है। रमा हमारी कहानी की नायिका है, जिसका रिश्ता पक्का हुआ है कुणाल के साथ, और आज कुणाल का पूरा परिवार रोके की रस्म करने के लिए उसके घर आया हुआ है। तो बेटा पढ़ी लिखी हो तुम, कॉलेज में बच्चों को अर्थशास्त्र पढ़ाती हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा घर गृहस्थी का अर्थशास्त्र भी जानती हो या फिर किताबी ज्ञान ही लिया है? शादी का पहला फंक्शन और सास के मुंह से ये ताने रूपी तीर जाकर मानो रमा के सीने में गहरे तक धंस गया था। वो क्या है ना मम्मी जी, घर के कामों पर सच बताऊं तो कभी उतना ध्यान नहीं दिया, उतना समय ही नहीं रहता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किचन में चमचा पकड़ना भी ना आए, थोड़ा बहुत तो कर लेती हूँ, बाकी समय के साथ हाथ साफ हो जाएगा। आप तो समझती है ना बहन जी, आजकल की लड़कियां कहाँ लड़कों से किसी मामले में पीछे हैं। पढ़ाई लिखाई कोचिंग, उसके बाद नौकरी, ये तो आप समझिए हमेशा से बिजी ही रही। समय कहाँ होता था इसके पास कि इसको रसोई और घर के बारे में ज्यादा कुछ सिखाए। लेकिन बिटिया हमारी बहुत गुणी है, हमने कुछ खास इसे सिखाया नहीं, लेकिन स्वाद के मामले में हमें भी पीछे छोड़ देती है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, और इसके हाथ की नरम नरम रोटियां खाकर तो इसके पापा आजकल हमारे हाथ की रोटियां खाने को तैयार नहीं होते। यकीन ना हो तो पूछ लीजिए उनके पापा से। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी श्रीमती जी। अरे आप हमारे घर की रौनक लिए जा रही है बहन जी, हमें तो इसके बिना जीने की आदत ही नहीं है। जब से बिटिया सयानी हुई है, बिटिया के हाथ की चाय, बिटिया के हाथ की गरम गरम रोटियां, हाय हाय हाय। हम दुकान से आते ना तो बिटिया दौड़कर हमारे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती है।
सबके बारे में सोचना, सबकी परवाह करना, ये सब शायद बेटियों को सिखाना ही नहीं पड़ता। ऊपर वाला खुद ये गुण भर भर कर भेजता है इन्हें। देखिए भाई साहब, वो क्या है ना, बेटियों के हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां भी स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन बहू से थोड़ी उम्मीद जग जाती है। अब आप ही कल को अपने मानव के लिए दुल्हन लेकर आएंगे तो यही चाहेंगे ना कि वो घर पर आकर सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखे, घर गृहस्थी संभाले और आपकी श्रीमती जी को थोड़ा आराम मिल जाए। मेरी बातों को गलत मत समझिए, लेकिन यही दुनियादारी है। रमा की सास की बातों को सुनकर रुके में आए हुए सभी मेहमान हक्के बक्के होकर उनको देखते रह गए थे। बेटा, माना कि तेरी सास ने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन इतने मेहमानों के बीच शादी के पहले फंक्शन के दिन ही बहू के ऊपर इस तरह से कटाक्ष करना मुझे थोड़ा अखर गया। तो देख ले बेटा, तेरे मन में कोई शंका हो तो हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, और वैसे भी ये शादी अरेंज मैरिज है। इस दबाव में मत आना कि तुम्हारे इनकार करने से मम्मी पापा की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आएगी। तुम्हारी खुशियों से ज्यादा हमारी प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे मम्मी, आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। आपको याद है ना, जब एमए ऑनर्स करने के लिए मैं शहर से बाहर जा रही थी, उस समय भी आपको यही लग रहा था ना, पता नहीं मैं नए शहर में नए लोगों के बीच में एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। और जब पहले ही असाइनमेंट में टीचर ने मुझे डांट लगा दी थी तो आप तो मुझे वापस आने के लिए फैसला भी सुना चुकी थी। लेकिन मम्मा, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ता है। अगर ऐसी छोटी छोटी चीजों से घबराकर मैदान छोड़ दूंगी तो जिंदगी का सफर कैसे कटेगा? आप ही बताइए। अगर उस दिन कॉलेज छोड़कर मैं वापस आ गई होती तो आज इतने बड़े कॉलेज में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रही होती क्या? बेटी हमारी इतनी समझदार है भाग्यवान, कभी कभी तो हमें शक हो जाता है कि ये हमारी माँ है या हम इसके। क्या पापा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वैसे भी मम्मी जी ने जो कुछ भी कहा गलत तो नहीं है, मैं सब संभालूंगी। और मैं कौन सा उन लड़कियों में से हूँ जो घर के कामों को देखकर जी चुराती है। आप तो जानती हो मुझे अपना सारा काम खुद से करना अच्छा लगता है। ऑफिस से घर लौटकर मैं आपके साथ भी घर के काम करती थी ना, ससुराल जाकर भी कर लिया करूंगी। वो भी तो मेरा ही घर होगा ना माँ। बेटी की बातें सुनने के बाद रमा के माता पिता निश्चिंत हो गए थे। उन्हें अब बेटी की चिंता नहीं सता रही थी। इतना यकीन हो गया था कि उनकी बेटी इतनी आसानी से मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। माना कि रमा की सास थोड़ी तेज मिजाज है, लेकिन उनकी बेटी सब हैंडल कर लेगी, इस बात पर अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था। रोके के बाद सगाई और सगाई के बाद शादी का कार्यक्रम पूरा होता है और किसी गुड़िया की तरह गुलाबी रंग के जोड़े में सज सवर कर रमा पति कुणाल के आंगन में पहुंच जाती है। घर में हम 4 लोग हैं। कुल मिलाकर 12 फुलके और सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उम्मीद है खाना कम ना पड़े। शादी से पहले लड़कियां खाना बनाने में चाहे जितनी परफेक्ट हो, लेकिन ससुराल में आकर काम करते समय हाथ न कांपे ऐसा नहीं हो सकता। शादी के अगले ही दिन से रमा की सास हेमा ने रसोई और घर की पूरी जिम्मेदारी बहू के ऊपर छोड़ दी थी। इसीलिए रसोई में खड़े होकर रमा सब्जी और रोटी का अंदाजा लगा रही थी। आज पहला दिन है, अपने अंदाजे से सब्जी बना देती हूँ, फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि घर में कितनी रोटी और सब्जी की खपत है। उसी के हिसाब से बाकी दिन खाना बना दिया करूंगी। कुछ देर बाद रमा की सास रसोई में आती है तो देखती है रमा कढ़ाई में सब्जी छौंक रही है। 2 कढ़ाई भर के सब्जी बनाकर रख दी। अरे भाई, इतनी बड़ी अर्थशास्त्र की डिग्री लिए हुई हो तुम, इतना भी गुणा भाग करना नहीं आता? 4 लोगों में कितनी सब्जी इस्तेमाल होगी? 4 फुलके बनाने होते हैं और जरा सी सब्जी, उसके लिए 2-2 कढ़ाई चढ़ा रखी है तुमने गैस पर। माँ जी, कढ़ाई भर के सब्जी नहीं बना रही हूँ। इस कढ़ाई में सूखी सब्जी है और ये रसे वाली। वो आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि 2 तरह की सब्जी बना लेती हूँ। अरे भाई, 2 क्या 4 तरह की सब्जी बनाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपनी अर्थशास्त्र की बड़ी डिग्री के चक्कर में मेरी रसोई का अर्थशास्त्र मत बिगाड़ देना। सास का बात बात पर बहू को उसकी डिग्रियों को लेकर ताने देना रमा को बड़ा अटपटा लग रहा था। लेकिन फिर भी नई नई शादी थी, इस समय रमा के पास सास की बातें सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अरे भैया, इतना आटा क्यों गूंथ रखा है तुमने? गिनती के 4 लोग हैं घर में, कितने फुलके बनाने? एक आधी रोटी मैं लेती हूँ, एक आधी तेरा ससुर जी, और मेरा कुणाल 2 रोटी उसकी। अरे बहू, क्या एक बार में 3 दिन का आटा लगा लिया तूने? नहीं माँ जी, वो आज पहला दिन है ना, इसलिए अंदाजा नहीं था कितने आटे की खपत होगी। आगे से मैं ख्याल रखूंगी। अब सब्जी बन ही गई है, आप लोग बैठिए ना, मैं गरम गरम रोटियां सेक कर आप लोगों को खिलाती हूँ। ये लो, यहाँ तो सब आधी और 1 रोटी खाने वाले हैं, और मैं सोच रही थी सबकी कम से कम 3-3 रोटी तो बनेगी। चलो कोई बात नहीं, जो आटा बचेगा उसे मैं सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर लूंगी। बात तो मम्मी जी की भी ठीक ही है,
बासी आटे की रोटी खाने को समझदारी तो है नहीं। आगे से 4-6 रोटी का ही आटा लगाया करूंगी। दोनों सब्जियां बनकर तैयार हो गई थी। थोड़ी देर में बहू रमा ने सास ससुर का खाना थाली में लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और दोनों की थाली में एक एक फुलका रखकर उन्हें खाने के लिए कहने लगी। 5 मिनट के बाद, अरे रमा भाई, इस तरह से खाना खिलाओगी क्या मम्मी पापा को? एक रोटी देने के बाद तुमने दोबारा रोटी पूछी नहीं उनसे। अब क्या चाह रही हो कि वो एक रोटी खाकर खड़े हो जाए? कब से इंतजार कर रहे हैं बेचारे कि अब रोटी आए, लेकिन तुम तो भूल ही गई। लेकिन कुणाल, माँ जी तो बस एक रोटी खाती है ना। एक तो तुमने उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया, ऊपर से कह रही है वो एक रोटी खाती है। इस घर में नई तुम आई हो, मेरा जन्म इसी घर में हुआ था। आज से पहले तो कभी मैं एक रोटी खाकर नहीं उठी, और तुमने पहले ही दिन उन्हें सीधा एक रोटी खाने के लिए कह दिया। कुणाल, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। अरे रहने दो रमा, शादी के पहले दिन ही तुमने भेदभाव करना शुरू कर दिया। मेरी थाली में 2 रोटी रखी और मम्मी पापा की थाली में सिर्फ 1 रोटी। हद हो गई भाई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की हरकत करेगी। रमा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कुणाल को क्या कहे, कैसे समझाए कि अभी कुछ देर पहले सासू माँ ही उसे बता कर गई है कि वो और ससुर जी तो सिर्फ एक रोटी खाया करते हैं। कुणाल के सामने रमा को नीचा दिखाने के बाद कुणाल की माँ और पापा एक के बाद एक रोटियां लेते जाते हैं और 3-3 रोटी खाने के बाद ही थाली सरकाते हैं। रमा का गूंथा हुआ सारा आटा खत्म हो गया था और कढ़ाई में बनी हुई सब्जी भी लगभग खत्म ही हो गई थी। एक एक कटोरी सब्जी अपने लिए बचाने के बाद रमा ने लगभग सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व किया था, जिसे परिवार के सभी लोगों ने उंगलियां चाट चाट कर खाया था। अगले दिन दोपहर में अंदाजा लग गया होगा ना परिवार में किसकी कितनी खुराक है। भगवान के लिए आज 2 कढ़ाई भरकर सब्जी बनाकर मत रख देना, पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। मेरे पति और बेटे की दिन रात की मेहनत के बाद इस घर में खाना खाने को नसीब होता है। ऐसे ही बर्बादी नहीं होने दूंगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है माँ जी? मैं समझती हूँ कि खाने की बर्बादी करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं उतना ही खाना बनाने की कोशिश करूंगी जिससे सबको पूरा पड़ जाए और खाना बचे भी ना। रमा ने अंदाजे से लगभग 5 कटोरी सब्जी बनाकर तैयार कर दी थी। एक एक कटोरी सबके लिए निकालने के बाद बची हुई सब्जी को भी उसने ले जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था, ताकि किसी को और लेने की इच्छा हो तो वो कटोरी से ले सके। आज तो बिल्कुल भी खाना एक्स्ट्रा नहीं बनाया मैंने। आज सासू माँ को कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आज तो मेरी तारीफ ही करेंगी वो कि एक ही दिन में मैंने कितना सटीक अंदाजा लगाया है। कुछ देर बाद सासू रसोई में आती है। ये लो, आज फिर कढ़ाई भरकर सब्जी बना दी तुमने। अरे भाई, 4 लोगों में सब्जी लगती कितनी है जो तुम इतना ढेर सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हो? रमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सासू माँ को परेशानी क्या है। आज तो खाना ज्यादा भी नहीं बना, फिर भी ताने मार रही है। फिर कुछ देर बाद सास माँ खाना शुरू करती है और 5 मिनट के अंदर ही अपनी कटोरी में परोसी हुई पूरी सब्जी को खाकर सफा चट कर देती है और उसके बाद डाइनिंग टेबल पर रखी हुई एक्स्ट्रा सब्जी भी अपनी कटोरी में पलट लेती है। मम्मी जी, आपने बताया ही नहीं कि सब्जी कैसी बनी है। आपको पसंद तो आई ना? अरे बहू, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? देख नहीं रही हो तुम्हारी सास कैसे उंगलियां चाट चाट कर सब्जी खत्म कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, इसने बनाकर रख दी है 2 कढ़ाई भर के सब्जी, तो खानी तो पड़ेगी ना। अरे भाई, इनको तो आटे दाल का भाव समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो पता है ना महंगाई आसमान छू रही है। सब्जी भाजी तेल सब कितना महंगा हो रहा है। ऐसे में सब्जी खत्म नहीं करूंगी तो ये तो ले जाकर कूड़े में पटक देगी। अब रोज रोज एक ही बात को कितनी बार समझाएगा कोई। कल भी समझाया था मैंने कि घर में खाना बनाने का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। 4 फुलके सेंकने और 1 कटोरी सब्जी, उसी में सबका काम चल जाएगा। और मेरा क्या है, मैं तो ज्यादातर रात के समय खाना ही नहीं खाती हूँ। और कुणाल के पापा, इनको तो रात के समय दूध रोटी भी चल जाती है। बस कुणाल है जिसे रोटी सब्जी खाने का शौक रहता है। उसके लिए 2 आलू काटकर 1 कटोरी सब्जी बन जाए, उसी में काम चल जाएगा। लेकिन लग रहा है बहुत ज्यादा ही बड़े घर से आ गई है। रोज तेल मसाले डालकर ढेर सारी सब्जी बनाकर रख देती है। अब मरता क्या ना करता, हमारे साथ तो वो स्थिति हो गई है। ना चाहते हुए भी कटोरा भर भर के सब्जी खानी पड़ रही है। शुरू में तो रमा को यही लगा था कि शायद 1-2 दिन में वो अपने ससुराल में एडजस्ट हो ही जाएगी, लेकिन शायद ये उसकी भूल थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन रमा की सास का टेप रिकॉर्डर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमा के बने हुए खाने से वो कभी संतुष्ट नहीं होती थी। वो चाहे जितना भी कम खाना बनाए, सास का तकिया कलामाकर उसका मूड खराब कर देता था। अगले दिन सुबह, बहू, ये कढ़ाई भर के पोहा किसके लिए बनाया तूने? अरे भाई, हम तो फल खाकर काम चला लेते हैं। आधी कटोरी पोहा कुणाल के लिए चाहिए था और आधी कटोरी तुम अपने लिए बना लेती।
ये देखो बहू का हाथ कितना बड़ा खुला है, जो बनाती है कढ़ाई भर भर के बनाती है। माँ जी अगर आपको पोहा नहीं खाना तो आपके लिए सेब काट दूं, पोहा मैं शाम को खा लूंगी। अरे छोड़ अब से, फिलहाल पोहा ले आ, अब बना दिए तो कूड़े में फेंकने से तो कोई फायदा नहीं है, मन मार कर खा लेंगे और क्या। शादी के बाद 10 दिनों के अंदर ही रमा को इतना समझ में आ गया था कि सास हिमा देवी को सब्जी, पूरी, पराठा सब कुछ खाने का शौक तो बहुत है, और रमा के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना वो खूब चटकारे लेकर खाती भी है, लेकिन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती कि बहू के हाथ में स्वाद भी अच्छा है और रसोई के अर्थशास्त्र में भी उसका हाथ सधा हुआ है। इसलिए तारीफ करने के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ कमियां ही गिनाती रहती। ये सासू माँ का 2 कढ़ाई सब्जी और 4 फुलके का डायलॉग तो बीमारी की तरह मेरे दिमाग में फैलता जा रहा है। इसे रोका नहीं तो नासुर बन जाएगी ये समस्या। रमा, अब तुझे अपना कमाल दिखाना ही पड़ेगा। बहुत बनली तू सीधी सादी अबला नारी। शाम के समय रमा एक कटोरी सब्जी और गिनकर 6 फुलके बनाकर रख लेती है। अरे बहू 8:30 बज गए, खाना लगा दो भैया, अब और कितना इंतजार कराओगी। समझ नहीं आता इतनी देर तक रसोई में करती क्या रहती है ये लड़की। अरे हमारे घर में काम ही कितना है, 4-6 फुलके बनते हैं, 1 कटोरी सब्जी, उसमें भी 8:30 बजा देती है रोज रोज। रमा कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लगाने लगती है। सास के सामने वो फ्रूट्स काट के रख देती है और ससुर जी को 1 गिलास दूध के साथ प्लेट में 1 रोटी रखकर पकड़ा देती है, और उसके बाद अपने और कुणाल के आगे सब्जी रोटी सर्व करने के बाद बड़े आराम से खाने बैठ जाती है। ये क्या तरीका है बहू, तुम रोटी सब्जी खाओगी और हम ये सब खा के गुजारा करेंगे? क्या भाई घर में आटा खत्म हो गया है क्या? और मेरे लिए लगता है सब्जी कम पड़ गई है जो आज मुझे दूध से रोटी थमा दी तुमने। नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो घर में आटे की कमी है ना सब्जी की, लेकिन मम्मी जी कहती हैं कि मैं रोज 2 कढ़ाई भर के सब्जी बना देती हूँ, जिसके चक्कर में सबको मन मारकर इतना ढेर सारा खाना खाना पड़ता है। अब सासू माँ की बातों को ध्यान में रखकर आज मैंने उनके लिए फ्रूट सलाद बनाया है। और पापा जी, जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, रोज मम्मी जी कहती हैं आपको तो रात को दूध रोटी ही चलती है। मैं सब्जी रोटी खिला खिलाकर आपका पाचन खराब कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस घर की बहू हूँ, कब तक मैं अपनी मनमानी करती रहूंगी। आखिर आज नहीं तो कल मुझे घर के तौर तरीकों को अपनाना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए मैंने आज से ही अपने अंदर सुधार लाने का निर्णय ले लिया है। रोज मम्मी जी यही कहती है ना, मैं इतना भारी भरकम खाना बनाकर रख देती हूँ कि वो फल फ्रूट खा ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से इतने महंगे फ्रूट टोकरी में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा माँ जी फल खाकर अपनी सेहत पर ध्यान दे, ये ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान से देख लीजिए माँ जी, कोई शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा आज आपको। देखिए मैंने गिनकर ना 6 फुलके और 1 कटोरी सब्जी ही बनाई है। अरे कुणाल, तू क्या खा रहा है बेशरम? तेरे माँ बाप कैसे रूखा सूखा खाना खा रहे हैं और तुम दोनों मियाँ बीवी मटर पनीर खाकर दावत उड़ा रहे हो? मम्मी, आपकी उम्र में खाने पीने को लेकर आपके साथ जोर जबरदस्ती ठीक नहीं है। वो क्या ना, बेचारी रमा कई दिन से परेशान थी, फिर जब उसने अपनी समस्या मुझे बताई तो मैंने इसे समझाया, मम्मी जी को जो पसंद है तुम वही बना कर दिया करो ना। और वैसे भी रोज रोज इसके ढेर सारा खाना बना देने के कारण आपको कितना स्ट्रेस हो जाता था। आपको पता भी है आजकल आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ ये बेवजह का तनाव है। अब आप ना बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए मम्मी, आज से रमा तीनों टाइम सिर्फ 1 कटोरी सब्जी और 4-6 फुलके बनाया करेगी। ना तो इस घर में अन्न की बर्बादी होगी और ना ही किसी का स्वास्थ्य खराब होगा। ये अब से मेरी जिम्मेदारी है। कुणाल की माँ अपने ही शब्दों के जाल में बुरी तरह फंस गई थी। बहू को दिन रात ताने देने का परिणाम ये हो रहा था, अब उसे ना तो नाश्ता मिल रहा था ना ही डिनर। अरे बहू ये क्या है, अब तूने डिनर में मेरे लिए फल काटने भी बंद कर दिए। अजीब बेहूदगी चल रही है इस घर में। सास को खाने के लिए कोई पूछ ही नहीं रहा, बस अपनी थाली से जाकर बैठ गई महारानी। मम्मी जी, आप फिर से अपनी बातों से पलट रही हैं। आपको याद है ना, आपने कहा था कि आप रात का खाना नहीं खाती, रात का खाना खाने से आपका पाचन बिगड़ जाता है। तो बस मैंने सोच लिया आपकी सेहत में बिगड़ने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। इसीलिए मैंने सोच लिया कि आज से आप दिन में सिर्फ 2 वक्त का खाना खाएंगी। अरे बहू भाड़ में गया ये नियम कानून। सवेरे भी तूने 1 सेब खिलाकर फिर 2 बजे लंच दिया, अब तू कह रही है मैं रात का खाना भी छोड़ दूं। अरे 4 दिन में प्राण निकल जाएंगे मेरे भूख से। लेकिन माँ जी, आप तो सालों से ऐसे ही खाना खाती आ रही है ना। अरे चुप कर नालायक। मेरी सहेलियों ने कहा था कि बहू अगर ज्यादा पढ़ी लिखी और सर्वगुण संपन्न हो ना तो हाथ से निकल जाती है, इसलिए उसके किए हुए काम में हमेशा गलतियां निकालते रहना चाहिए और अपनी बातों में गोल गोल घुमाते रहना चाहिए ताकि रसोई और खाने के अलावा और कुछ सोच ही ना पाए। लेकिन अब मेरी आंख खुल गई है,
आज के बाद मैं तेरे किए हुए काम में कोई कमी नहीं निकालूंगी। भगवान के लिए मुझे खाना ला कर दे दे, मुझे चक्कर आ रहा है। पढ़ी लिखी रमा ने साबित कर दिया था कि दिमाग का इस्तेमाल करो ना तो जलेबी की तरह सीधी सास को तार की तरह सीधा किया जा सकता है।